गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दयानंद आज आप लोग को इतिहास के आधुनिक भारत के तहत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी बिहार दरोगा, बीपीएससी और बिहार सचिवालय के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके वस्तुनिष्ठ फॉर्म में है और उसकी डिटेल्स व्याख्या भी की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, तो वर्ष 1915 में के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? तो ये हम लोग जानते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे और इस संदर्भ में हमें ये देखना है कि 9 जनवरी 1915 को जो वापस आए थे उसमें उनके तहत क्या क्या था। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिटेल्स में। तो आंसर तो इसका हो गया जनवरी और दिनांक जो हो गई वो 9 जनवरी है। तो अपने दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी शासन के विरुद्ध सफल आंदोलन के बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी मुंबई भारत आए थे। यानी कि भारत में वो किस स्थान पे आए थे, तो मुंबई में। इस पल को स्मरणीय बनाने के लिए जो भारत सरकार है इस दिवस को प्रवासी दिवस के रूप में मनाती है और भारतीय डायस्पोरा के योगदान को स्मरण करती है। तो पहला क्वेश्चन जो है, यानी कि महात्मा गांधी जो नस्लवादी शासन के खिलाफ अपना आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में छेड़े थे, उसकी सफलता के बाद वो भारत वापस आते हैं 1915 में दिनांक 9 जनवरी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका देखिए, भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, को लोकप्रिय रूप से डैश योजना के नाम से जाना जाता है। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा ऑप्शन मैसूर, तीसरा ऑप्शन कोलकाता और चौथा ऑप्शन बम्बई है। तो 1944 में जो बहुत बड़े बड़े आपके पूंजीपति थे, उनका जो एक ग्रुप था, समूह बना था, उस समूह को उन्होंने एक योजना दिया था और उस योजना को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो बम्बई योजना के नाम से जानते हैं। तो आज़ादी के पूर्व 1944 ईस्वी में भारत के आर्थिक विकास के लिए जो योजनाएं दी गई थी उसमें एक योजना बम्बई प्लान करके था, जिसमें 8 प्रमुख उद्योगपति, जिसका हम लोग यहाँ पे नाम देखते हैं, जो JRD टाटा, GD बिरला, ठाकुर दास कस्तूरा भाई, लाल भाई श्रीराम, आरसिट दलाल और AD सराफ और जॉन मथाई, एक प्रारूप बनाया था जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया, क्योंकि इसकी रूपरेखा बम्बई में तैयार की गई थी। इसीलिए इस योजना को हम बम्बई योजना के नाम से जानते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका क्या कहता है, तो हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में, काकोरी कांड की योजना 1925 में डैश के सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? डैश के द्वारा बनाई गई थी। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। पहले नंबर ऑप्शन में है गदर पार्टी, दूसरा नंबर में है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तीसरा नंबर में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और चौथा नंबर में है भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो हम लोग इसको जानते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, के तहत ही काकोरी कांड 1925 को जो काकोरी कांड था उसकी सफलता पाई गई थी। इसके तहत हम लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या किया गया था कि हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन का तख्ता पलटने हेतु
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों, जिसमें प्रमुख सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल जो इसके योजनाकार थे, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल गुप्ता, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल गुप्ता एवं मनयनाथ गुप्ता द्वारा लखनऊ से सराहनपुर मार्ग पर काकोरी नामक स्थल पे 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन को रोककर हथियार और पैसे लूट लिया गया था। इसी घटना को हम लोग काकोरी संयंत्र के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान सरकार यानी वर्तमान यूपी सरकार ने काकोरी संयंत्र का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, काकोरी अभियान कर दिया गया है। आई थिंक जो भी हो, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, मैं उसका क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो देखिए क्या कहता है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था और उनके बाद संबोधित करने वाला वक्ता निम्न में से कौन था। तो 15 अगस्त 1947 को यानी कि जिस दिन देश हमारी आज़ाद हुई थी उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने संसद को पहले संबोधित किया, लेकिन उनके बाद के जो वक्ता हैं उनमें सबसे पहले कौन थे ये देखा जाता है। तो जिसमें ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, बी नंबर ऑप्शन का आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी नंबर का आता है राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर का आता है राधा कृष्ण यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसके तहत हम लोग देखते हैं तो आंसर जो इसका होगा वो हो जाएगा डी यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 14 अगस्त के दिन के बाद की रात्रि जब आधी रात को विश्व के लोग सो रहे थे, भारत स्वतंत्रता की नींव अंगड़ाई ले रहा था और आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के संसद को संबोधित किया। उनके संबोधन के ट्रूथ विथ डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात दूसरे वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने केंद्रीय असेंबली को संबोधित किया और तीसरे वक्ता चौधरी खलीफ जमा ने किया था। तो इस प्रकार से पहले, दूसरे और तीसरे तीनों की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति डैश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई थी। यानी कि वो समय यानी कि दिनांक और आप महीना और आपका साल पूछ रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन है फरवरी 1916, बी नंबर ऑप्शन है जनवरी 1918, सी नंबर ऑप्शन है सितंबर 1915 और डी नंबर ऑप्शन है दिसंबर 1917। तो व्याख्या के तौर पे देखते हैं, इससे पहले हम जान लें कि फरवरी 1916 जो कि आप कह सकते हैं कि उस दिन यह व्याख्या जो दिया हुआ क्वेश्चन है गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति हुई थी। तो 25 मार्च 1916 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित सूचना से यह ज्ञात होता है कि बनारस विश्वविद्यालय अधिनियम 1 अप्रैल 1916 से लागू हुआ, किंतु इसके पूर्व 1 अक्टूबर 2015 को यह विधेयक काउंसिल सहित जनरल तथा समिति को प्राप्त हो चुका था और इसका उद्घाटन 1 फरवरी 2016 को 4 फरवरी 1916 को शिलान्यास के किले के, यानी कि ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे 1 फरवरी 2016 नहीं होगा, 1 फरवरी 1916 होगा को, तथा 4 फरवरी 1916 को इसका शिलान्यास रामनगर के किले के सामने वाराणसी शहर के दक्षिणी भाग के नगवा में हुआ था और बीएचयू के संस्थापक श्रीमती एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, रामेश्वर सिंह का अप्रतिम योगदान था और डॉक्टर सुंदरलाल इसके अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस पैदा कर दिया था जब इसमें लिखा हुआ है 1 फरवरी 2016, जो कि गलत है। तो आइए अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि 5वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो फरवरी 2016 होगा। अब देखिए 6ठे नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड रिटन। तो हम लोग जानते हैं कि जो 1882 के समय हमारे देश में जो वायसराय थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड रिपन। तो वायसराय लॉर्ड रिपन जो 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी, इस कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के रूप में भी जाना जाता है। यह आधुनिक भारत के इतिहास में पहला शिक्षा आयोग था। यानी आधुनिक भारत के इतिहास का पहला शिक्षा आयोग कौन था? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882, जिसे हम अन्य नाम हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अध्यक्ष हंटर थे के निर्देशन में किया गया था। आयोग का उद्देश्य भारतीय शैक्षणिक प्रणाली को इस तरह से पुनर्गठित करना था ताकि सार्वजनिक शिक्षा की विभिन्न शाखाएं एक साथ और समान महत्व के साथ आगे बढ़ सके। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल भारत में 1880 से 1884 तक रहा। उन्होंने भारत में शिक्षा के अतिरिक्त कई सुधार किए, जैसे 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत, फैक्ट्री अधिनियम, 1881-82 का हंटर शिक्षा आयोग प्रसिद्ध है। तो इनके प्रमुख कार्य जो है उसमें आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया जाना, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत इन्होंने की, फैक्ट्री अधिनियम 1881 इन्होंने लाया और 1882 में हंटर शिक्षा आयोग की प्रसिद्धि प्राप्त की। अब 7वें नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, तो गांधी जी ने आशा व्यक्त किया कि असहयोग को डैश के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसा गांधी जी को विश्वास था कि असहयोग आंदोलन को किस आंदोलन के साथ जोड़कर जब जोड़ेंगे तो दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम एक होकर उपनिवेशी शासन अर्थात ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे और इस तरह से उनके सामूहिक रूप से इस शासन को समाप्त कर सकेंगे। तो पहला नंबर ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, दूसरा नंबर है सिपाही विद्रोह, तीसरा नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा नंबर स्वदेशी आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर ऐसा देखा गया और कहा जाता है कि शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा प्रारंभ अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के पहले सम्मेलन 24 नवंबर 1919 की अध्यक्षता में की गई और सितंबर 1920 को कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी ने स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन भी दिया। गांधी जी का मानना था कि भारत के दोनों धार्मिक समुदाय हिंदू मुस्लिम सामूहिक रूप से भारत को ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिला देंगे। यह आंदोलन 1921 में समाप्त हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वह आपका खिलाफत आंदोलन होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक प्रमुख कारण यह था कि सेना नेतृत्व डैश नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। तो ये आंसर हो जाएगा मीर जाफ़र। मीर जाफ़र आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन देखते हैं, मीर जाफ़र, मीर जुमला द्वितीय, महाबत खां और मीर खलीफा। तो देखते हैं पहले ये प्लासी का युद्ध का जो दिनांक है वो 23 जून 1757 को तत्कालीन बंगाल के मुर्शिदाबाद के दक्षिण जिले के प्लासी में गंगा नदी के तट पर और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और सर रॉबर्ट क्लाइव के निर्देशन में ब्रिटिश कंपनी की सेना के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और इस कारण नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफ़र संदेहास्पद निष्ठा और उसका कभी युद्ध न लड़ना था। ऐसा कहा जाता है कि वह नवाब विरोधी उससे मिल चुका था, इसलिए नवाब की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो थे आपका, देखते हैं पहले ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, B.S. शिव स्वामी अय्यर और सैयद अली इमाम और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लॉर्ड उपाधि प्रदान की गई। उन्हें अंडर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया की पद पर नियुक्ति प्रदान की गई और सन 1920 में लॉर्ड सिन्हा को बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद नियुक्त प्रदान किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं कि शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किया? ऑप्शन 1 नंबर 1764, ऑप्शन बी 1766, ऑप्शन सी 1765, ऑप्शन डी 1767। तो हमें मालूम है कि 1765 ईस्वी को जो है शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि की, जिसका दिनांक 12 अगस्त और 16 अगस्त था। तो 12 अगस्त की जो दिनांक है उसमें हम देखते हैं सन 1765 को शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इस संधि में इतिहास को युगांतकारी घटना थी। इस संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अधिकार मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। तो जो 12 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि शाह आलम और शुजा-उद-दौला के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव के साथ किया गया था, यहीं से जो है आपका दखल अंदाजी ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में हो पड़ा था। और कंपनी, अब देखते हैं, कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। कंपनी के अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया और कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना भी स्वीकार किया। तो इस तरह से आज हम लोग 10 क्वेश्चन को देखे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इन क्वेश्चनों की जो है डिटेल्स में व्याख्या किया गया। आशा करते हैं कि यह जो क्वेश्चन है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो और आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को कभी पढ़े तो वो आपके एग्ज़ाम में लड़े। तो शुक्रिया और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।